फिर हम क्लास शुरू कर रहे हैं। यस मैम। तो आज हम लोगों की क्लास इस टॉपिक पर है, रिव्यूइंग इंडियन आर्ट एंड आर्ट क्रिटिसिज्म। हम लोगों ने आर्ट क्रिटिसिज्म का वेस्टर्न एस्पेक्ट पढ़ा था और ये एक पॉइंट थोड़ा सा आर्ट क्रिटिसिज्म का इंडियन एस्पेक्ट जो है, मॉडर्न इंडियन आर्ट और पोस्ट मॉडर्न इंडियन आर्ट और कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट में अभी आर्ट क्रिटिसिज्म क्या है, आज हमारे देश में आर्ट क्रिटिसिज्म की क्या स्थिति और कैसे शुरू हुआ, तो इसके बारे में ये थोड़ा सा एक डिस्कशन रह गया था। एक चीज तो ये हम लोग जानते ही हैं, समझते ही हैं कि आर्ट क्रिटिसिज्म शब्द जो है या इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को वेस्ट से ही मिला है। और ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो सीधे वेस्ट से आया। इसके पहले इंडियन राइटिंग्स थी हमारे पास में, लिटरेचर था जिसमें इंडियन कॉन्सेप्ट्स थे आर्ट क्रिटिसिज्म या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट वर्क्स के, लेकिन वो गुड और बैड आर्ट के बारे में नहीं थे। क्रिटिसिज्म का जो एक एस्पेक्ट है, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क, उसका विजुअल एप्रिसिएशन, ये सारा चीज जो हम लोग देखते हैं ये सारा वेस्टर्न थॉट है और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको उसको देखना सिखाया गया। लेकिन जैसे कि दो कल्चर्स में डिफरेंस होता है, जैसे कि दो संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, उसी तरह से उनके मूल्य अलग अलग होते हैं। मूल्य का मतलब उसमें निहित विचार अलग अलग होते हैं। किसी जगह पर वही चीज बहुत अच्छी है और किसी जगह पर वही चीज बहुत गलत मानी जाती है, पनिशेबल क्राइम जैसा चीज होता है। तो ये दो सोसाइटीज में डिफरेंसेस हैं, दो कल्चर में डिफरेंसेस हो सकते हैं। और उसी तरह से जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन का जो एक्सप्रेशन है हमारे आर्ट फॉर्म्स में, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं और होते ही हैं। जो चीज एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है वही चीज दूसरी सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न इंडियन आर्ट है वो सीधे वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करती रही। एक्चुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या था ये हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लो, अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वेस्टर्न जो आर्ट क्रिटिसिज्म है उसका डेवलपमेंट होने में कितने कई 100 साल लगे, लाइक 200 or 300 years ऐसे लगे जो वो मॉडर्न फॉर्म में आ पाया। और सबसे पहले तो उसकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि 7 पॉइंट स्केल बनाया गया, 8 पॉइंट स्केल बनाया गया। उसके भी पहले फ्लेयर्स या पैम्फलेट्स बनाए जाते रहे। उसके और पहले जो किंग्स या पेट्रन्स होते थे, वो जो एग्जीबिशंस हो रहे होते थे, सैलून्स हो रहे होते थे, उनमें जो आर्ट वर्क्स होते थे उनको बताने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो रखते थे, क्रिटिक्स राइटर्स को इनवाइट करते थे और उनके सामने अपना व्यू पॉइंट रखते थे कि हमारा जो आर्ट वर्क्स है सैलून में, जो एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स को जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उनका डिस्क्रिप्शन लिखिए। लेकिन उनका जब एक्चुअल क्रिटिसिज्म बाहर गया तो चूंकि समय बदल रहा था, क्लासेस से एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे थे आर्टिस्ट, और 2-2 साल नहीं लगाना चाहते थे एग्जीबिशन के प्रिपरेशन में, नहीं लगाते थे। और कैसे प्रिपेयर करते थे, उनका मतलब एक्सपेरिमेंटल आर्ट वर्क्स होते थे, पहले फॉर्म के साथ, फिर लाइट के साथ, फिर स्पेस के साथ, उसके बाद एक्सप्रेशंस के साथ, और रोमांटिसिज्म से लेकर के एक लंबा हम एक ट्रेल देखते हैं कि कैसे आइडियाज डेवलप हुए। तो इस तरह से जो आर्ट क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट वेस्ट में था वो
आर्ट वर्क्स के साथ था, आर्ट वर्क्स को प्रमोट करने के लिए था, और एक तरह से आर्ट क्रिटिसिज्म की शुरुआत जो मैच्योर वे में जब शुरू होती है, जब लिखना शुरू होता है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, मॉर्निंग हेराल्ड जैसे पेपर्स में लिखना शुरू करते हैं क्रिटिक, तो वो जो पॉपुलेशन है, जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उसके सामने गुड और बैड रखने तो रख ही रहे होते हैं, वो उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं आर्ट वर्क के साथ में। इससे क्या होता है कि जब आर्ट वर्क के बारे में हमने पहले ही मॉर्निंग न्यूज़पेपर में दे दिया, एक कॉलम में एक एग्जीबिशन के बारे में दे दिया, तो जब गैलरी तक व्यूअर पहुंचता है तो वो उसी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ पहुंचता है। तो इस तरह से एक धीरे धीरे करके जो क्रिटिसिज्म था वो उसने एक शेप ले लिया, एग्जीबिशंस को आगे और आगे दिखाने का, बढ़ाने का, आर्टिस्ट को आगे फॉरवर्ड ले जाने का। और इसके साथ साथ फिर एक टाइम आया जब क्यूरेशन, आर्ट क्यूरेटर्स एक टर्म आ रहा है अभी, तो जब क्यूरेशन शुरू हुआ, पहले तो एग्जीबिशंस का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, फिर उन एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, फिर एक टीम मैनेज कर रहे हैं, फिर क्यूरेशन हो रहा है। तो जो क्यूरेटर है वो अपनी एग्जीबिशन में आर्टवर्क्स को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कर रहा है, उसे एग्जिबिट कर रहा है, और यहाँ से वो लिटरेचर का भी बदलाव आ रहा है कि किस तरह से आर्टवर्क्स को लोगों को समझाने का काम करने के साथ साथ हम आर्टवर्क्स को पॉपुलराइज करने के साथ साथ किस तरह से आर्टिस्ट के थॉट को, किस तरह से आर्टिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब तो इंडिविजुअलिस्टिक हो गई, पोस्ट मॉडर्न एरा और कंटेम्प्रेरी एरा में आर्ट जो है वो पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब एक वैयक्तिक है, सिर्फ व्यक्ति अपने हिसाब से बना रहा है, वो ये किसी की सुनकर नहीं बना रहा है, उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और उस तरह से आर्टिस्ट जो है वो क्रिएट कर अपने कलाकृतियों का निर्माण करता है। तो अब क्यूरेशन जो है वो कलाकार, एग्जीबिशन तो एक पॉइंट है जिस जगह पर वो प्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज क्यूरेटर अपने लिटरेचर के थ्रू कलाकार और पॉपुलेशन को, उसके कलाकार के कॉन्सेप्ट्स को और जो ऑडियंस है उसके कॉन्सेप्ट को कहीं एक जगह पर लाने का काम कर रहा है। तो और जो अभी प्रेजेंट डे सिनेरियो है इंडियन आर्ट क्रिटिसिज्म का, वो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जैसे जैसे आर्ट इवेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे ही उतना ही ज्यादा कला के बारे में लिखा जाना भी बढ़ रहा है, उतना ज्यादा कला को समझने की कोशिश भी बढ़ रही है, कलाकृतियों को समझने की कोशिश भी बढ़ रही है। अभी पहले जैसा जो एक कॉन्सेप्ट था कि कला का मतलब किसी आर्टवर्क का मतलब क्या होगा, और अभी का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी आर्टवर्क का मतलब क्या होगा, इसमें काफी डिफरेंस आ चुका है। एस्थेटिक्स का जो न्यू एस्थेटिक्स जिसको हम कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट में भी फर्क आ चुका है। तो आर्ट क्रिटिसिज्म जो है, ऐसे हम लोगों ने थोड़ा सा वेस्टर्न और इंडियन इसको कोरिलेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म हमको वेस्टर्न आर्ट से ही मिला, और प्री मॉडर्न इंडियन आर्ट में हमें क्रिटिसिज्म या इंडियन राइटिंग या एंशियंट इंडियन आर्ट में हमें इंडियन राइटिंग्स मिलती हैं, लिटरेचर मिलता है, मगर क्रिटिसिज्म जैसा शब्द नहीं मिलता, अप्रिसिएशन जैसा शब्द नहीं मिलता। तो आर्ट क्रिटिसिज्म इज द डिस्कशन ऑफ विजुअल आर्ट. Art critics usually criticize art in the context of aesthetics. अगर आर्ट क्रिटिक्स बात करते हैं कला के बारे में, कलाकृतियों के बारे में, तो वो एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से बात करते हैं। वो बोलेंगे कि ये कलाकृति सुंदर है या ये कलाकृति सुंदर नहीं है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी टर्म है उसमें कलाकृति के सुंदर या असुंदर होने का कोई स्थान नहीं है। हर कलाकृति का अपना एक वजूद है, क्योंकि वो किसी एक उस मतलब वो एक पूरा
संसार है किसी कलाकार का। एक कलाकृति को बनाने के लिए कोई कलाकार कितना क्या हाइपोथेसिस लिख रहा है, क्या रिसर्च कर रहा है, क्या सोच कर उसे बना रहा है, ने एक्सप्लोर किया है, ये सारा चीज जो है ये सारा चीज उसमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए जो आज का कंटेम्प्ररी आर्ट वर्क है वो पहले के बनाए गए काम जो कलाकार के द्वारा दिखते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो criticism's goal is the pursuit of a rational basis for art appreciation। किसी भी कलाकृति के गुण और उसके दुर्गुणों को बनाने के लिए एक हमें रैशनल बेसिस चाहिए, एक रीजनेबल थॉट चाहिए, जिसके एक आधार चाहिए, एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हम ये बता सकें कि इन 7 पॉइंट्स के आधार पर या इन 5 कॉजेस के आधार पर ये कलाकृति अच्छी है या खराब है। अभी इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, जरा सा इस चीज को सोचने की कोशिश करो कि क्या किसी भी कलाकृति को किन्हीं 7 या 8 पॉइंट्स के हिसाब से अच्छा या खराब कहा जा सकता है, या विजुअल उसका जो एनालिसिस है जो हम लोग करते हैं, या उसका जो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से भी क्या उसे सही या खराब कहा जा सकता है। अभी कुछ हम लोग आर्ट वर्क्स देखेंगे और जो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है क्रिटिसिज्म का वो देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो वेरियस आर्टिस्टिक मूवमेंट्स गिव वे टू डिवीजन ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। जो बहुत सारे कला के मूवमेंट्स चल रहे थे, वाद शुरू हो रहे थे, उनकी वजह से धीरे और उसके भी पहले कला का जो अलग अलग थॉट था, विचार था, कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से भी जो कलाकृतियों का क्रिटिसिज्म है या आर्ट एप्रिसिएशन है उसको कई सारे डिसिप्लिन्स में अलग अलग ले लिया गया। जैसे एक्सप्रेशनिस्टिक थॉट था, इम्प्रेशनिस्टिक थॉट था, ह्यूमनिस्टिक थॉट था, ये हम लोगों ने पिछली बार काफी सारा पढ़ा था। तो अब इसमें अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, Croce or Kant and further other philosophers gave their view about art and appreciation of beauty। तो ये सारे philosophers हैं वेस्टर्न जिन्होंने अपने अपने ब्यूटी के कॉन्सेप्ट्स बताए, और वास्तव में सौंदर्य शास्त्र जैसा कोई टर्म इंडियन आर्ट में तो था नहीं। Then modernism and postmodernism portrayed beauty and aesthetics and appreciation of art in very different form, as modernism encouraged the re-examination of every aspect of existence। और ये एंशियंट और फिर मिडिवल टाइम्स के बाद में, रेनेसा पीरियड के बाद में, जहाँ से थॉट का एक वेस्टर्न थॉट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आर्ट का जो थॉट है वो बदल रहा है, आर्ट का विचार बदल रहा है, कला को बनाने का विचार बदल रहा है, कलाकृति के निर्माण के तरीके बदल रहे हैं, कलाकृति के निर्माण के अलग अलग मीडियम्स आ रहे हैं कि हम पैनल में बना सकते हैं, ऑयल आर्ट वर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेस्कोज अब कंपलसरी नहीं है। अब जब हमारे पास में साइज का बाउंडेशन नहीं है, इसके साथ साथ हमारे साथ अब सब्जेक्ट्स का भी बाउंडेशन नहीं है, मैनरिज्म और उसके और आगे तक जब हम जाते हैं, और फिर जहाँ पर इंग्लिश लैंडस्केप पेंटिंग तक का जो बीच का टाइम है, मैनरिज्म के बाद रोकोको मैनरिज्म, और फिर वहां से लेकर के फिर जो इंग्लिश लैंडस्केप पेंटिंग है वहां तक का बीच का जो समय है, तो वो सारे समय में हम लगातार डेवलपमेंट देख रहे हैं, ना सिर्फ मीडियम्स का, ना सिर्फ टेक्निक का, बल्कि आर्टिस्ट के इंडिविजुअलिटी का। बहुत सारे आर्टवर्क्स मैंने लास्ट उसमें अपने दिखाए भी हैं, और आप लोग और देख भी सकते हैं कि किस तरह से आर्टिस्ट जो है वो अपने पेट्रन्स के लिए तो बना रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, जहां से उसको मिल रहा है प्रश्रय या जहां से उसको पेमेंट्स मिल रहे हैं, तो उनके लिए वो बना रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास में एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। और इंग्लिश लैंडस्केप पेंटिंग तक आते आते हम लोग ये देखने लगते हैं कि वहां पर हमें टर्नर जैसे आर्टिस्ट मिलते हैं, कॉन्स्टेबल जैसे आर्टिस्ट मिलते हैं, ब्लेक जैसे आर्टिस्ट मिलते हैं,
विक्टोरियन एरा का जो आर्टिफिशियल एक सेटिंग है जिसमें रॉयल एकेडमी के अंतर्गत पोर्ट्रेचर किए जा रहे हैं, ये सारे चीजों का डेवलपमेंट मिलता है। तो ये सारा जितना भी डेवलपमेंट है, जितना भी ये जो एक आर्ट वर्क का जो कह सकते हैं, आर्ट वर्क में इंडिविजुअलिटी का जो एक आर्टिस्ट की इंडिविजुअलिटी का जो डेवलपमेंट है कि हम अपनी तरह से बनाएंगे, अपने स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज लियोनार्डो से शुरू होकर के यहाँ तक आते आते एक इतने 100 सालों के बीच में एक बहुत मतलब एक ये कह सकते हैं कि आर्ट कभी फ्री नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट को ये एक फ्रीडम तो मिल गया कि वो अपने स्टाइल में अपनी तरह से कोई भी चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी। तो इस तरह से जो वेस्टर्न एस्थेटिक्स का डेवलपमेंट है और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट जो प्योरली फिजिकल ब्यूटी पर एम्फेसाइज करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये चेंज आता जाता है, चेंज आता है, और इस चेंज को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पर और वो आर्टिस्ट के इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन पर इतना ज्यादा एम्फेसिस आने लग गया। अगर ब्लेक और टर्नर की बात कर रहे हैं तो वहां से जो हमने फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म की बात देखी है, वो हमें कहीं ना कहीं टर्नर के जो इम्प्रेशनिस्टिक लैंडस्केप्स है वहां मिल रही है, और उसके बाद में जो ब्लेक का एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमें एक्सप्रेशनिज्म में और सररियलिज्म में मिल रहा है। एब्स्ट्रैक्शन, फोटोरियलिज्म, सिंबोलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फॉविज्म, क्यूबिज्म, दादाइज्म, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ स्टडी की थी, तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं जिनके थ्रू ये कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, जिनमें आर्टिस्ट ने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया और जिनकी वजह से पाश्चात्य कला में एक रिवाइवल आया। ठीक है, तो आर्ट क्रिटिसिज्म की जो डेफिनेशन है वो वेस्ट में शुरू हुई। वहाँ का आर्ट क्रिटिसिज्म, कलाकृति के बारे में लिखना, उसको बताना, ये सारा चीज वेस्ट यानी कि पाश्चात्य कला से शुरू हुआ। जो यूरोप से, ब्रिटेन से, वहां से शुरू हुआ, और जो वेस्टर्न मॉडर्न एस्थेटिक्स है वो कॉन्सेप्ट्स भी उनके हम लोगों ने एज इट इज बोरो किए एक समय आने पर। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे कल्चरल वेरिएशंस हैं वहां पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और जो इंडियन राइटिंग्स हैं, इंडियंस को क्यों जरूरत पड़ी अपनी कलाकृतियों के बारे में लिखने की,
उनको क्यों जरूरत पड़ी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने की? ये तब बात आती है जब वेस्टर्न्स ने अपने आउटलुक्स को और अपना जो थॉट था उसको थोपना शुरू कर दिया। दैट इज ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। जो ब्रिटेन का कॉलोनियल पीरियड है वहां से ये चीज शुरू हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग आर्ट क्रिटिसिज्म इन इंडिया, information about the first critical writing on the visual arts that appeared in India is hard to be found. Or moreover, visual art as a separate category was also not familiar in the traditional Indian knowledge system. यहाँ तक कि हम कलाकृति के क्रिटिसिज्म की तो बात छोड़ दें, विजुअल आर्ट भी एक सेपरेट कैटेगरी की तरह से, एक अलग कैटेगरी की तरह से, जो हमारा पारंपरिक भारतीय जो नॉलेज सिस्टम है या जो कह सकते हैं हमारे टेक्स्ट है, इंडियन टेक्स्ट है, उनमें हमें नहीं मिलता है। सबसे पहला हमें जो विजुअल दृश्य और श्रव्य का जो हमें ऑडिबल और विजुअल का जो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है वो भारत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। An early text of codes for cultural practices like drama, the visual arts were viewed as an aid to theater. और नाट्य शास्त्रों में जो थिएटर है, जो ड्रामा है, उसके लिए एक एड की तरह से, उसको सपोर्ट करने के लिए विजुअल आर्ट, कौन से विजुअल आर्ट, दृश्य कलाएं और श्रव्य कलाओं को, जो मुद्राएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जो ड्रामा की, नाट्य की जो मुद्राएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए दृश्य और श्रव्य कलाओं को भरत मुनि ने दिया है, ताकि मुद्राओं के द्वारा जो रस की अभिव्यक्ति हो रही है, जो मुद्राओं के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति हो रही है, उनको श्रव्य और दृश्य माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। Again, the visual arts were subsumed under the 64 listed in the Kama Sutra as the accomplishment of a cultured man or a woman. मतलब एक जो cultured पर्सन है उसके जो 64 अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, उसको जो 64 कलाएं आ सकती हैं, उसमें कला का एक उसमें दृश्य कला को लिया गया, मतलब चित्रकला को। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, इसका मतलब था फाइन आर्ट्स और जो ये पॉपुलर आर्ट्स हैं, जो यूजफुल आर्ट्स है, उनका डिफरेंशिएशन नहीं था। और द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और इवन बर्बलरी भी उसमें जो है शामिल है। So in the early medieval period, 8th to 13th century, that the writing of text prescribing designing principles for the visual arts peaked. और फिर इसी समय शिल्प शास्त्र और इसी समय फिर मानसोलास और मानसारा और शिल्प रत्न, इस तरह के जो टेक्स्ट लिखे गए, जिनमें ये लिखा गया कि किस तरह से पेंटिंग्स का निर्माण किया जाना चाहिए, किस तरह से पेंटिंग के लिए पहले हमें ग्राउंड प्रिपेयर करना है, फिर कौन से हमारे पास में रूल्स होंगे जिनके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। एक इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी होते थे कि किस तरह से हमको गॉड्स एंड गॉडेसेस की इमेजेस और आइकन्स क्रिएट करने हैं, और किस तरह से आइकोनोग्राफी जिसे कहते हैं, और किस तरह से हमको उनके कलर्स का भी निर्धारण कर दिया गया, कितने अंगुल ऊंचा होना चाहिए, कितना उसका किस तरह के पुरुष हो गए, रोचक और मालव्य, ये सारे अलग अलग चषक अलग अलग बना दिए गए। उनके जो फॉर्म्स थे कि इस अगर देवता का शरीर बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा, और साधारण मनुष्य का इस तरह का बनेगा, रोगी मनुष्य का इस तरह का बनेगा, इस तरह से, और इतने नाप का बनेगा। उसके पैरामीटर्स भी थे कि इतने नाप का ही बनेगा, इससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो ये एक तरीका था जिसमें हमें निर्धारण मिलता है कि किस तरह से कलर्स को यूज किया जाएगा, किस तरह से बेसिस ग्राउंड्स को फॉर्म किया जाएगा, और किस तरह से फॉर्म्स को क्रिएट किया जाएगा, कॉम्पोजिशन कैसे होगा, चित्र षडांग, और सबसे आगे आता है हमारे आइकोनोग्राफी, और फिर उसके बाद में लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स का उल्लेख किया गया, ऑल्दो हमने उन पेंटिंग्स को कभी नहीं देखा है। They contain iconometrical descriptions. For instance, the figure of Vishnu should have certain attributes and measurements, and underline the importance of resemblance of sadrashya that a trained artist should be able to handle.
सादृश्य का उल्लेख किया गया कि किस तरह से किसके समान ये चीज बनाई जानी चाहिए. The prominence of these texts during these periods indicate a higher status of the artist and legitimities and her physical labor. तो अब इस जगह पर आकर के हमें यह पता लगता है कि उस समय में जो एक कलाकार था उसको या चित्रकार को वो जो अपना मेहनत कर रहा था, जो वो परिश्रम कर रहा था, उसके लिए उसको कहा गया, उसको एक स्टेटस दिया गया, उसका एक स्थान बना दिया गया था सोसाइटी में. तब तक ये बात तो शायद सबको पता होगी कि एक समय ऐसा भी था जब कलाकार को ब्रह्मा का स्वरूप मानते हुए उसको जो उस जैसे अभी शिल्पकार है तो उसको हम उतना अच्छा स्टेटस नहीं देते सोसाइटी में, वही है हमारे पास आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है. लेकिन एक समय था जब इंडियन कॉन्सेप्ट्स में शिल्पकार को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया था. So, although the hierarchy between the manual and intellectual labor had first been established in the Buddhist period, और सबसे पहले जो मैनुअल और इंटेलेक्चुअल लेबर मतलब मानसिक और बौद्धिक और इसके साथ शारीरिक श्रम के बीच में जो फर्क है, जो मकान बना रहा है, जो घर बना रहा है, वो मिस्त्री भी कुछ बना रहा है. एक समय था उसी के साथ में ही जो स्कल्पटर्स थे वो एसोसिएटेड होते थे, जो स्तूप बनाते थे, तो स्तूप बनाने में जो शिल्पी होते थे वो स्कल्पटर्स भी होते थे, वही भवन का भी निर्माण कर रहे होते थे, वही पेंटिंग भी कर रहे होते थे, या उनके साथ जो लोग होते थे वो पेंटिंग भी कर रहे होते थे. तो वो अलग अलग कोई कैटेगरी नहीं होती थी, वो सारे ही जो थे वो परिश्रम करने वाले लोग होते थे. लेकिन जैसे जैसे आर्टिस्ट को ये इंडिविजुअल एक फ्रीडम मिलता गया कि वो कैसे अपने आर्टवर्क्स को क्रिएट करे, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करे और कौन सी तरह से कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज करे, वैसे वैसे उसका स्टेटस भी बेटर होता गया सोसाइटी में. The writings on the visual arts like painting and sculptures were embedded in literary genres like kavya or poetry as well. In Indian tradition of literature, we have an evocative description of paintings or sculptures which was often used as a literary device. तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम में कैसे उन्होंने दुष्यंत का वर्णन किया है, जब दुष्यंत जो है वो अपनी जो बिलवेड है शकुंतला उसकी पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एकदम रियल हो. तो सी शिवराम मूर्ति जो थे वो he was pioneer. He was first and foremost in collecting these verbal descriptions of paintings. They often take the form of proverbs but generally express a Platonic bias against painting. A painted object ultimately fails you because it can never take the place of the real object. यहाँ पर ये भी बात है, जहाँ पर हम सादृश्य की बात कर रहे हैं वहां पर ये भी एक चीज कॉम. स्लाइड विजुअल नहीं है. सॉरी, आई एम सॉरी. एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन स्टॉप किया क्योंकि स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी और फिर I started. अभी विजिबल है स्लाइड? यस मैम, यस. So art had a public role in ancient Indian concepts. The very idea of art for art's sake. अब यहाँ से हम लोग थोड़ा कलाकृति के बारे में बात करते, कला के बारे में बात करते. पहली चीज सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डेवलपमेंट के जो फर्स्ट स्टेज था वहां पर देखा कि किस तरह से सौंदर्य की तो बात बाद में आती है, विजुअल आर्ट को अलग एक स्टेटस कैसे मिला. फिर उसके बाद में ये भी है कि जो इंडियन कंटेक्स्ट है, इंडियन जो लिटरेरी कंटेक्स्ट है, उसमें किस तरह से एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है कालिदास का
इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पेंटिंग्स के डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो पेंटिंग्स को डिस्क्राइब किया गया इंडियन लिटरेरी फॉर्म्स में, नाटक में किया गया। बहुत सारे नाट्य हैं जिनमें इस तरह से पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसके पहले राइटिंग्स थी, उसके बाद ये पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन आया। अब इन इस सारे जो सिनारियो में हम क्या कह सकते हैं कि कला का मतलब क्या था वो समय में। ना तो कलाकार के पास में बहुत ज्यादा फ्रीडम था, और ना ही जब कलाकार के पास फ्रीडम नहीं था तो ऑब्वियसली कला भी बहुत ज्यादा फ्री नहीं थी। और आर्ट फॉर आर्ट से तो सोचा नहीं जा सकता है। तो आर्ट हैड अ पब्लिक रोल इन एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट। मतलब ये है कि कला जो है वो एक उस समाज के लिए है, उस आर्टिस्ट की सोसाइटी के लिए है। शिल्पकार जो भी चीज का निर्माण करेगा, अगर वो एक बास्केट बनाएगा तो वो भी उसकी सोसाइटी के लिए होगा, उसके समाज के लिए होगा, उसके अपने लोगों के लिए होगा। शिल्पकार अगर एक किसी और कह सकते हैं सुंदर से एक स्त्री के मूर्ति का निर्माण करेगा तो वो भी उसकी सोसाइटी के लिए ही होगा। तो इस तरह से यूजफुल आर्ट के प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट था, शिल्पकार क्या क्या चीजें निर्मित कर सकता है, और स्थपति किस तरह से भवन का निर्माण करेगा। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सारा जो चीज है, ये सारा इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो हमारा एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट है उसमें आर्ट का, कला का जो रोल था वो पब्लिक था, इंडिविजुअल नहीं था। The very idea of art for art's sake is a 19th century European phenomena and an oblique response to the crisis thrown up by the Industrial Revolution. In Chitra Sutra of Vishnu Dharmottar Puran, as an example, the text is in the form of a dialogue between the sage Markandeya and the prince Vajra. The very first chapter speaks about the birth of painting through the birth of celestial nymph Urvashi. हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किस तरह से कला का जन्म हुआ, किस तरह से कला शब्द की उत्पत्ति हुई, जहां पर मार्कंडेय ये बताते हैं वज्र को कि कला जो है वो माया है। और किस तरह से उन्होंने मार्कंडेय को संवाद के रूप में ये हमको चैप्टर मिलता है, और इसमें उन्होंने समझाया मुनि मार्कंडेय ने कि कला माया किस प्रकार से है और किस तरह से कला का जन्म हुआ है। मार्कंडेय मुनि के बारे में तो जानते होंगे, जानते हो? यस मैम। यस मैम। कौन से? मैम विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है इन्होंने। उसके अलावा नहीं, उसके अलावा तो नहीं जानते मैम। नारद के बारे में जानते हैं? नारद मुनि, हाँ। यस मैम। कला का कॉन्सेप्ट के बारे में एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, वो बता देते हैं। नारद ने विष्णु से पूछा कि आप सबको तो बताते हैं, हमें भी बता दीजिए ये माया क्या है। विष्णु मुस्कुराते रहे। नारद ने फिर से पूछा, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने आपको ढूंढने में इतना चला है, मैं आपको इतना दूर से ढूंढता रहा हूँ, मतलब पूरी पृथ्वी का, पूरे 3 लोगों का भ्रमण करता रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि माया क्या है, सच क्या है। सब लोग बोलते हैं ये पूरा जो संसार है ये माया है। ये माया क्यों है? आप सब कहते हैं ये आपकी लीला है। ये लीला क्यों है? आप कौन है? सत्य क्या है? मृत्यु क्या है? हमें ये जानना है। विष्णु मुस्कुराते रहे, उन्होंने नहीं बताया। नारद अड़ गए, उन्होंने कहा आपको बताना पड़ेगा। विष्णु ने कहा ठीक है। जिस जगह पर वो लोग खड़े थे वहां एक पेड़ था और सामने एक सरोवर था। विष्णु ने कहा अगर तुम जानना ही चाहते हो कि माया क्या है तो तुम्हें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इस कोई भी चीज जो हमारी आंखों के सामने है, जिसको तुम सच मान रहे हो,
उससे परे जाने की जिद मत करो। हमें हमारी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमारी जो सीमाएं हैं उनके आगे नहीं जाना चाहिए। पर नारद जो थे वो अपनी बात पर अडिग थे कि नहीं नहीं, हमें तो जानना ही है कि एक्चुअली माया क्या है। विष्णु ने कहा कि ठीक है। नारद ने उसके बाद जन्म लिया एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में, बहुत सुंदर स्त्री, एक बहुत सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। उसके एक राजा के घर में वो पैदा हुए और वो उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, सुशील थी, बहुत ही ज्यादा गुणवान थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी शादी हुई बड़े होने पर। जो किंग था जिससे उसकी शादी हुई वो भी बहुत ज्यादा समृद्ध थे। तो इस तरह से उस लड़की का जीवन बहुत अच्छी तरह से बीत रहा था। वहां उसके बच्चे भी हुए, उसका एक पूरा परिवार हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो उसका पति था उसका उसके पिता के साथ कुछ विरोध हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में दोनों सामने आमने थे। लड़की जो बहुत सुंदर थी और दोनों ही परिवार उसको बहुत प्यार करते थे। वो उसके लिए वो दोनों ही परिवार प्रिय थे। वो लोग पिता, चाचा, मामा, सारा वो परिवार, ये लोग, पति, उनका परिवार, उसके बच्चे, उसके पुत्र, उनका परिवार। तो उसको बड़ा खराब लगा कि ये सारे लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध हुआ, उसके दोनों परिवारों में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। तो उसने क्या किया, एक बहुत शी क्रिएटेड अ बिग फायर। उसने एक बहुत बड़ा सा जो था चिता, एक बहुत बड़ी सी चिता का निर्माण किया उसी युद्ध भूमि में और आदेश दिया कि सारे जितने भी हमारे जो प्रिय लोग हैं उनके जो शव हैं उनको उस चिता पर रख दिया जाए। और स्वयं भी उस चिता पर बैठ गई कि जब कोई मेरा अपना प्रिय बचा ही नहीं तो हम अब जीवित रहकर क्या करेंगे। चिता में आग लगा दी गई और चिता एकदम से जलने लग गया, सब कुछ बहुत तेजी से। और जो आग होती है उसका ताप बहुत ज्यादा था और जो स्त्री थी वो बुरी तरह से विलाप करने लगी, बहुत ज्यादा जोर जोर से चीख चीख करके रोने लगी कि अब तो मतलब मेरा इतना सुंदर जीवन था वो इस तरह से खत्म हो रहा है। और अचानक से जो आग का ताप था वो अचानक से एकदम शीतल हो गया। नारद को विष्णु ने हाथ पकड़ करके सरोवर से बाहर निकाला और विष्णु ने नारद से पूछा, क्या हुआ नारद, तुम किसके लिए चिल्ला रहे थे, किसके लिए रो रहे थे, किसको तुम प्रिय कह रहे थे, कौन था जो मर गया। नारद को अचानक से कुछ समझ आया, वो बोले समझ गया। तो एक दूसरे कंटेक्स्ट में विष्णु ने नारद को समझा दिया कि ये विश्व क्या, ये संसार क्या है, माया क्या है, और माया की जहाँ पर रचना हो रही है वहां पर ही कला है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। इस चीज को रियलाइज करने वाले सशरीर दूसरे व्यक्ति थे मार्कंडेय, जो निरंतर भ्रमण करते रहे और एक नहीं कई युगों तक वो इस पृथ्वी पर थे। और भ्रमण करते हुए अचानक वो विष्णु के मुख से बाहर निकल गया उसकी सांस के साथ। विष्णु सो रहे थे क्षीर सागर में अपने शैया के ऊपर, वो उससे नीचे गिर पड़ा और जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके चारों तरफ एकदम एक अजीब सा, ना उजाला है ना अंधेरा है, एक अजीब सा जगह है जहां चारों तरफ सिर्फ एक समुद्र है और सामने एक माउंटेन की तरह ऊंचा सा एक चीज है, कुछ वो शेषनाग है और उसके ऊपर कोई सो रहा है।
इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, विष्णु ने उसे वापस अपने अंदर कर लिया। मार्कंडेय एकदम समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन उसको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा फिर मिली। देन ही रियलाइज कि संसार क्या है, माया क्या है, पृथ्वी क्या है, लोक क्या है और विष्णु की लोक रचना क्या है। तो ये शेष मार्कंडेय है और इसके बारे में जो है तुम और ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपने पुराणों में देख सकते हो, जो मिथ्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, so the idea of public sphere is again quite a modernist one, whereas here the idea of public is dispersed as broadly ethical and tied up with the three goals of human life और पुरुषार्थ। जो मानव के जो तीन गोल्स हैं, जो एम्स हैं उसके लाइफ के, वो क्या है? अर्थ, काम और मोक्ष। वो इसीलिए पुरुषार्थ करता है, अर्थ की प्राप्ति के लिए, अपने डिजायर्स को, काम की पूर्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो जो कला की रचना है वो इसी के सपोर्ट के लिए है, ऐसा हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो कहते हैं। सॉरी, कुछ स्लाइड्स बाद। With the advent of British colonialism, we were introduced to the term art history that arrived in India around the late 18th century. लगभग 18वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा था और यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वेस्टर्न्स का, वो ब्रिटिशर्स के साथ में इंडिया आया। उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ये चीज दिमाग में इम्प्लांट कर दी कि जो इंडियन आर्ट है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल 2 डिमेंशनल है। वहां पर मतलब टेक्निक नहीं है, थॉट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, और जितना अच्छा वो पोज करते हैं एक्चुअली इतना कुछ है नहीं। मतलब जो इंडियन आर्टिस्ट जो है, जो हमारे ट्रेडिशंस पोज कर रहे हैं, इतना अच्छा कुछ है नहीं एक्चुअली। तो उनको हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते थे। मल्टी आर्म गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनको वो मॉन्स्टर्स समझते थे। लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए सबसे पहले जो था एक, मतलब कल्चरल नेशनलिस्ट कहा गया उनको, जो ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है, जब सबसे पहले इसको चैलेंज किया गया। इसको चैलेंज करने के लिए सबसे पहले, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सबसे पहले ये कहने के लिए कि जो इंडियन आर्ट को बताया जा रहा है, हमें को हमारे ही बारे में बताया जा रहा है कि हम गलत हैं, ये बताने के लिए सबसे पहले इंडियन राइटिंग्स की जरूरत पड़ी, इंडियन आर्ट को लिखे जाने की जरूरत पड़ी, उसके थॉट को बताए जाने की जरूरत पड़ी। और शुरुआत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामने आए, बहुत सारी पत्रिकाएं थी जो उसी समय प्रकाशित हुई, जिनमें इंडियन आर्ट के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, और उसी समय चूंकि वो चल रहा था, नेशनलिस्टिक मूवमेंट चल रहा था, उसी समय जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जिसको कहते हैं, अपनी चीज मतलब स्वदेशी वाला एक कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो ये सारी चीजों ने उस समय की आर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया। और the cultural nationalists successfully challenged the Western misinterpretations of multi-headed and multi-armed gods and goddesses as much malign monsters. The first decolonizing movement started before independence. Independence के पहले ही decolonizing movement जो था वो शुरू हो चुका था। And A.K. Kumar Swamy's defense of Indian art around early 20th century was a salient move to question this colonial legacy. सबसे पहले इस लेगेसी, जो ये जो कॉलोनियल लेगेसी है, इसको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले A.K. कुमार स्वामी का जो डिफरेंस है इंडियन आर्ट के बारे में, वो हाईलाइट हुआ। लेकिन उसके भी पहले बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी थी। Then in the post-colonial era, another important movement in the history of critical writing on the arts came up with the publication of the Journal of Arts and Ideas. Meanwhile, artists like J. Swaminathan created a space for indigenism
as a critical concept in art practice and also intervened at the level of institution building of Bharat Bhavan in Bhopal, which he was instrumental in establishing. So Bharat Bhavan was critical of both colonial as well as nationalisms and put forth the idea of a common platform for metropolitan artists and rural tribal artists to show their artworks. तो ये एक ब्रीफ डेवलपमेंट है, मतलब ये एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का एक ब्रीफ राइटअप है। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के साथ में उनके कॉलोनियल जो उनका एक कॉन्सेप्ट था उसके साथ में उन्होंने बताया कि जो इंडियन आर्ट है वो 3rd ग्रेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुअर है। वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते थे कि ये है क्या चीज, इसमें बनाया क्या गया है, पर्सपेक्टिव है नहीं, सारी चीजें डिजाइन की तरह बनी हुई हैं, ह्यूमन फॉर्म्स कार्टून्स लगते होंगे उनको, रियलिस्टिक डेवलपमेंट कुछ है नहीं, ऑयल से आर्टिस्ट को मतलब नहीं है, ऑयल कलर से डिफरेंट मीडियम से मतलब नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल वे में पेंटिंग किए जा रहा है इस तरह से, और उसके ऊपर वो क्या करते हैं, सोने और चांदी का काम चला देते हैं। तो उनको लगा कि ये हम अभी मिडिवल आर्ट में, मतलब मिडिवल टाइम में रह रहे हैं। सबसे ये सारे थॉट और ये सारे कॉन्सेप्ट को निगेट करने का जो सबसे पहला काम था वो इंडिपेंडेंस के पहले शुरू हो गया, और इसका जो नोटेबल एक हमको क्रिटिसिज्म मिलता है वो एक कुमार स्वामी का मिलता है अर्ली 20th सेंचुरी में। उसके बाद में जे स्वामीनाथन के बारे में, वो एक एमिनेंट फिगर इसलिए हैं, जे स्वामीनाथन एक एमिनेंट फिगर इसलिए हुए क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो कलकत्ता के जो नेशनलिस्ट थे जिन्होंने आइडियलिज्म को जोड़ दिया था, लेकिन जे स्वामीनाथन ने कहा कि इंडियन आर्ट केवल वो 5 और 6 ट्रेडिशनल जो स्टाइल्स है हमारे वो नहीं है, इंडियन आर्ट कहाँ है, पॉपुलर आर्ट में है। पॉपुलर मीनिंग्स, पॉपुलर बिलीव्स के साथ में इंडियन कल्चर का डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो फिर अलग चीज होगी। तो वहां से उन्होंने रिवाइवल शुरू किया। वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा जो एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी वही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी आर्ट को शोकेस करने का जो हम एक फाइन आर्टिस्ट को देते हैं, और यही कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने भारत भवन का भोपाल में निर्माण किया था। तो इस तरह से एक प्री इंडिपेंडेंस से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में मॉडर्न एरा तक हमको आर्ट के कॉन्सेप्ट का ये डेवलपमेंट मिलता है। और इसके अलावा स्वामीनाथन रैन द शॉर्ट लिव्ड मैगजीन कॉन्ट्रा 66, जिसको गीता कपूर ने कहा है अवंत-गार्ड गेस्चर, ठीक है। और ये हमने जो ये आपका ये पूरा ये जो चीज है ये बोरो किया है। नाउ सी कैसे लिखा गया है, कपूर 2001 आर्ट इंडिया मैगजीन 6.276। फिर इंडियन आर्ट क्रिटिसिज्म इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, ये यहाँ से मैंने ये चीज बोरो किया है। इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट विजुअल एंड मटेरियल आर्ट्स लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस इन इंटरव्यू पारुल दवे मुखर्जी। This article was published on 5 June 2017. फिर आर्ट में नेशनलिज्म की बात करते हैं। To teach the so-called Western sophistication and methodology, Britishers set up 4 art schools in Calcutta, Madras, Bombay, and Lahore in 1850s. They emphasized English education to tone up what was considered deficient in Indian temperament and training. The new techniques and mediums attracted artists, and Raja Ravi Verma taught himself oil painting. He is known for the human depiction of Hindu gods in dramatic stage settings, and he is also known for his oleographs and his first printing press. तो ये historical truths हैं जो हम लोग सब इनसे well acquainted हैं कि किस तरह से nationalism का development हुआ Indian art में. It was a time of political unrest. Indian National Congress had its first meetings in 1885 and the next 20 sessions came in quick succession. With the nationalistic movement, the need for a visible Indian image was a must and paramount to grasp this. और इसी इमेज को पूरा करने के लिए अवनींद्रनाथ ने भारत माता की वो पेंटिंग बनाई, और इसी इमेज को पूरा करने के लिए उन्होंने आइडियलिज्म को आगे बढ़ाया, उसको बोला कि हमें
जो यूरोपियन मेथड्स हैं उनको नहीं फॉलो करना है, हमें ऑयल और कैनवस या ऑयल और बोर्ड्स या ऑयल पैनल नहीं चाहिए, हमको हमारे इंडियन पेंटिंग या इंडियन वाटर कलर्स ही चाहिए. Another thought was the nationalistic aspiration of Abanindranath Tagore, inspired by E.V. Havell. He considered Mughal art and Pahadi Kalam as the source of inspiration. Abanindranath was writing on Chitra Shadang representing his nationalism. Abanindranath ने जो treatise लिखी है चित्र षडांग के ऊपर वो बहुत important है. At the same time, E.V. Havell also wrote some writings. उनकी जो कुछ important writings हैं उनमें से ये दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. Indian Sculpture and Painting and Ideas of Indian Art. तो ये अवनींद्रनाथ की भारत माता का पेंटिंग है. अवनींद्रनाथ debunked the oil and canvas and used a small format tempera. He looked to myth and history as the fountainhead of Indianness. जैसे राजा रवि वर्मा ने किया था उसी तरह से उन्होंने भी हिस्ट्री और मिथ, अपने इंडियन हिस्ट्री और मिथ को की तरफ ही देखा अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए, अपनी इंडियननेस के लिए. He challenged the colonial elites. The Mughal inspiration laid out one stream of tradition. और जो मुगल इंस्पिरेशन थी that challenged उसने क्या किया कि आज जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था सोफिस्टिकेशन, वाटर कलर, और जो उन्होंने शुरू किया था कि हमें इंडियन आइडियलिज्म चाहिए, वो चीज बहुत बाद तक फॉलो की जाती रही, आज तक की जा रही है. नेक्स्ट जो पैरल आर्टवर्क है वो नीलिमा शेख का है और वही चीज यहाँ पर भी है. एक और आर्टिस्ट है, उनके भी आर्टवर्क्स इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं जिसमें यही इंस्पिरेशंस हैं. अभी देखते हैं. ये अवनींद्रनाथ का दूसरा आर्टवर्क है और यहाँ पर हम लोग पहले वो वाली पेंटिंग्स देखेंगे. ये एक आर्टवर्क देखो कांगड़ा से. ये आर्टवर्क देखो, बता सकते हो ये कहाँ से है? आभरण शैली तो नहीं है. मुझे नहीं सुनाई पड़ा क्या कह रहे हो सिद्धिदात्री. मैम राजस्थानी शैली का ही है. नहीं, और बड़ा करो. मैं फल चित्र चौर पंचायत का है क्या मैम? ना, इसका रेड बॉर्डर देखकर ये नहीं समझ में आया कि ये बसौली है. बसोली हम वही सोच रहे थे बोलने जा रहे थे. ये रेड और ये ऑकर है ना, ये इसके कलर्स पहचान है इसकी. और ये ढूंढ के बताना. बसौली का मैम है ये भी. क्या मंडी है क्या? ढूंढ के बताना. तो ये जो आर्टवर्क्स हम लोगों ने देखे इनको हम यहाँ देख सकते हैं. डेथ ऑफ शाहजहां बाय अवनींद्रनाथ. ठीक है, इनको हम यहाँ देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं. देखो
जो आर्टिस्ट का ट्रीटमेंट है आर्ट वर्क का, इमेजरी, ये ट्रीज, पर्सपेक्टिव का ट्रीटमेंट, ये सारा कहाँ से बोरो किया गया है ये हमें समझ आ जाता है एक बार ही देखकर। तो E.V. Havel's thoughts about Indian painting had a great influence on revivalist paintings. Revivalist कौन से थे? Bengali school. He did not like the idea of training to draw what was seen by an eye, जिसको हम भारतीय कला में पुनर्जागरण कहते हैं। तो E.V. Havel भी उसी थॉट के थे। उनका यही कहना था कि जो अभी प्रेजेंट ब्रिटिश स्कूल्स में सिखाया जा रहा है, आर्ट स्कूल्स जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए, उनमें जो ब्रिटिश पैटर्न या वेस्टर्न पैटर्न पर सिखाया जा रहा है कि मॉडल दे दिया जाता है, उसको देख करके कहा जाता है बनाओ। तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रहे हैं हैंड को, हाथ को वो बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आंखें देख रही हैं। लेकिन एक्चुअली जो इंडियन आर्ट है उसका कॉन्सेप्ट एकदम ही फर्क है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम आर्ट को, जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको उस तरह से नहीं बनाते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहा है, वैसे बिल्कुल नहीं बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं इंडियन आर्ट फॉर्म्स को, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं? विजुअल इमेजिनेशन से। आर्टिस्ट वो देख करके कभी नहीं बनाता। इवन जो फ्लावर्स हैं, अगर हम जो इंडियन किसी भी ट्रेडिशनल स्टाइल में एक फ्लावर देखेंगे तो वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा मतलब जैसा यूरोपियन होगा। लेकिन फिर भी जब हम उस फ्लावर को देखेंगे तो विल सी द रिजेम्बलेंस कि ऐसा होता है। तो इसका मतलब वहां पर स्टाइलाइजेशन है। अगर हम राजपूत पेंटिंग्स देखते हैं, मेवाड़ की पेंटिंग्स देखते हैं, उदयपुर की पेंटिंग्स देखते हैं, तो हमें वहां उस जगह, और उसके बाद जब हम उदयपुर जाते हैं तो हम ऑब्वियसली उस जगह से उन पेंटिंग्स को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें वहां पर वही लैंडस्केप, वही फीचर्स, वही आर्किटेक्चर, वही कॉन्सेप्ट्स और वही कल्चर मिलता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर स्टाइलाइजेशन है, लेकिन आर्टिस्ट ने बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं बनाया है। तो और आर्टिस्ट ने विजुअल इमेजेस क्रिएट की हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नेचर से कॉपी नहीं। तो बिनोय कुमार सरकार टोटली निग्लेक्टेड द आइडेशनल वैल्यूज। और ये आइडेशनल वैल्यूज जो प्रोजेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको विनय कुमार सरकार ने एकदम निग्लेक्ट किया। दैट इट मस्ट हैव इट इफ इट हैज टू बी रिगार्डेड एज अ ग्रेट आर्ट। कि जैसे इंडियन आर्ट में अगर ये वैल्यूज नहीं है, मतलब जो वेस्टर्न आर्ट के जो वैल्यूज हैं, अगर वो आर्ट वैल्यूज नहीं है तो फिर ये इसको एक अच्छी कला नहीं कहा जा सकता है। इस चीज को उन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट किया। और ओसी गांगुली जो थे, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। और वो उस समय आर्टिकल्स लिखा करते थे। उनका जो पेन नेम था, मतलब स्यूडो नेम था उनका, अगस्त्य। और वो रिवाइवलिस्ट के साथ में आए। रिवाइवलिस्ट कौन? बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट थे उनके साथ में थे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको समर्थन करते थे। E.V. हैवल ने जो इंडियन कॉन्सेप्ट्स लिखे थे आर्ट के बारे में, जो उन्होंने आइडियाज लिखे थे, अपनी राइटिंग्स लिखी थी, उनको सपोर्ट करते थे। और विनय कुमार सरकार और ओसी गांगुली को हम सबसे पहले आर्ट क्रिटिक्स के रूप में ऐसे देखते हैं जिन्होंने रिवाइवलिस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए वो समय में इंडियन राइटिंग्स को शुरू किया। इफ द आर्टिस्ट सप्रेस्ड हिज ओन पर्सनालिटी, सरकार का, गांगुली का कहना था कि अगर आर्टिस्ट ने अपनी पर्सनालिटी को, अपनी रेशियल इंडिविजुअलिटी को ही खत्म कर दिया तो फिर वो कैसे एक अच्छी कला का निर्माण कर सकता है। लेकिन बाद में उनको ये बात माननी पड़ी कि कोई भी रेशियल आइडेंटिटी जो है वो यूनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटरमिंगल होते हैं कल्चर्स। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि बिफोर द लेसन कैन बी इम्पार्टेड द रेशियल एंड नेशनल कैन बी हैड टू बी क्लेम्ड। तो उन्होंने ये भी मान लिया कि ठीक है, मिंगल होते हैं, जो दो कल्चर्स मिंगल हो सकते हैं, दो कल्चर्स का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध हो सकता है, हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आइडेंटिटी को
रहना चाहिए, और सबसे ऊपर हमारी जो स्वदेशी वैल्यू है, जो हमारा नेशनलिज्म है, उसको रहना चाहिए। Anand Kumar Swamy was born in Ceylon. He was a conservative and was known as the pioneering critic of the idealist school. He was the first historian to recognize and record the Rajput school of painting and wrote his critique in 1917. Rabindranath Tagore, to round off everything, written on the meaning of art in the Vishwabharati Quarterly in April 1926. Abanindranath's attempt at erasure of the British presence had occurred. The foundations of the Bengal School of Art were well underway, और उन्होंने उनको सपोर्ट के लिए अच्छे से राइटिंग्स दी हैं। इसी समय में John Ruskin believed that Indians do not draw the form of nature but an amalgamation of monstrous objects. He said of an Indian art, to all facts and forms of nature it will fully and resolutely oppose itself. It will not draw a man but an 8-armed monster. तो जॉन रस्किन जो थे वो मजाक बना रहे थे। इट विल नॉट ड्रॉ अ फ्लावर बट अ स्पाइरल और अ सर्कल और अ जिगजैग। बट एक्चुअली अगर हम फ्लावर को ऊपर सामने से देखते हैं तो वो वैसे ही होता है। तो critics at George Birdwood said that painting and sculpture as fine art do not exist in India. British Orientalism justified British rule in every aspect of Indian life. Art was no exception. तो इस तरह से, जबकि वो तो यही जब कह ही रहे हैं कि इंडियंस के पास में सोफिस्टिकेशंस नहीं है और इंडियंस सिविलाइज्ड नहीं है, और वेस्टर्न्स को तो उनको ये बताना ही पड़ेगा कि किस तरह से वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग सिविलाइज्ड नहीं है, बहुत पुराने समय में जी रहे हैं। उनको सिविलाइज्ड बनाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको सोफिस्टिकेशन सिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको अब उनकी लाइफ सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए, ये सारा चीज समझाने के लिए उनको ये बताना तो जरूरी था ही कि जो इंडियन आर्ट है वो कितनी सी ग्रेड क्वालिटी की है, क्योंकि इंडियन लिविंग जो है वो भी सी ग्रेड क्वालिटी का है। यहाँ पर वेल्थ तो है ही नहीं, दे आर सच अ पुअर पर्सन। तो वो बनवाते भी तो थे, जो कंपनी स्टाइल ऑफ आर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से वो क्रिएट करवाते थे, किस तरह से उन्होंने ये बोला आर्टिस्ट को कि जो हम बता रहे हैं वो बनाओ। और इसी तरह से हम लोग ये भी जानते हैं कि जो दरबार होते थे उनमें रिकॉर्ड्स रखने के लिए उन्होंने अपने जो इंडियन दरबार थे उनमें अपने रिकॉर्ड विजुअल रिकॉर्ड्स रखने के लिए उन्होंने अपने आर्टिस्ट इस्टेब्लिश कर रखे थे, जो डे टू डे लाइफ का रिकॉर्डिंग किया करते थे, स्केचेस बनाते थे और उनकी पेंटिंग्स बना करके प्रोड्यूस किया करते थे। तो इस तरह से जो ब्रिटिश रूल था उसके जस्टिफिकेशन के आंसर में हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी इंडियन आर्ट के बारे में लिखने की, अपनी कला के बारे में बताने की कि हमारी कला और संस्कृति क्या है। और सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म हमें इस तरह का जो एक राइटअप मिलता है, सबसे पहला हमें मिलता है विनय सरकार, उसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, फिर अवनींद्रनाथ। So Indians fought back. In Bengal, Anand Prasad Babuji started the first art magazine called Shilpa Pushpanjali. Times of India ran vigorous art column from early 1890s in Bombay. The Bengali journal Prabhasi and Bharti, the magazines run by the Tagore, was also influential. They took up the challenge of questioning colonial stereotypes. By the 1900s, the emphasis was formally on nationalism. So Indian artists and critics now upheld its spiritual qualities. Art was considered as the binding force in the nation, so divided in its languages, desperately in need of unity against the Britishers. तो ये मैंने बताया जैसे कि ये समय था जब सारे लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे, और स्वदेशी का जिस समय एक आंदोलन चलाया जा रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय में आर्ट कैसे पीछे रह सकती थी। और फिर वो भी एक ऐसा कंट्री जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उस जगह पर कला जो थी एक अच्छा बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर सकती थी। और जो ब्रिटिशर्स थोप रहे थे जबरदस्ती अपनी वैल्यूज को कि नहीं नहीं ये जो तुम बना रहे हो ये बहुत ही खराब है, बिल्कुल ही बहुत ही खराब क्वालिटी का तुम काम कर रहे हो, या तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बुरा है, उस चीज के बारे में रिएक्ट करने के लिए जो इंडियंस का जो
एक रिटेलिएशन था, वो इस तरह से हमें सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है कि कैसे राइटिंग शुरू की गई। तो द फर्स्ट बुक्स ऑन इंडियन नेशनलिज्म वर द राइज ऑफ द फाइन आर्ट्स, जो नेशनलिस्टिक आर्ट्स थी किस तरह उसके बारे में जो सबसे पहली किताबें लिखी गई थी वो थी द राइज ऑफ द फाइन आर्ट्स और आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ आर्यंस बाय श्यामचंद श्रीमणि इन 1874। और 1920 में द इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट ब्रॉट द रूपम, एन इंग्लिश आर्ट जर्नल एडिटेड बाय ओ.सी. गांगुली। और नेशनलिस्टिक पीरियड के जो क्रिटिक्स थे जिनका हम लोग नाम लेते हैं, जिनकी राइटिंग्स ने एक तरह से हमारे जो इंडियन आर्ट वर्क्स थे, जो इंडियन आर्ट का कॉन्सेप्ट था, जो हमारा कल्चर था, उसको सामने लाया, वो थे ए.के. कुमार स्वामी, सिस्टर निवेदिता, ई.बी. हैवल, नंदलाल बोस, विनय कुमार सरकार, स्टेला क्रेमरिश, ओ.सी. गांगुली और हेनरिक जिमर। फिर इनकी राइटिंग्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्कस करेंगे, बट ये आर्टिस्ट और ये सारे जो नाम है, जो ये इनके जो क्रिटिक्स हैं, जो इन्होंने जो वर्क ऑफ इनके जो क्रिटिक्स है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे, अब कैलकाटा से बॉम्बे आ जाते हैं। 1949 में बंगाली स्कूल का जब धीरे धीरे करके खत्म होने लगा, उसके अगेंस्ट भी एक रिवाइवल की तरह से शुरू हुआ कि नहीं, आर्ट जो है वो केवल वाटर कलर और इंडियन मिथ्स और इंडियन पौराणिक स्टोरीज या उनके जो हमारे स्टेल्स हैं उनके ऊपर ही नहीं है, बल्कि हम इंडियननेस अपने जो हमारा जो आज का जो चीज है जिसको हम जी रहे हैं उसके थ्रू भी ला सकते हैं, और ऑयल के थ्रू या डिफरेंट मीडियम्स जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके थ्रू भी हम अपनी लाइफ को डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ एकदम एक केस। 1949 in Bombay, artist group to form PAB, Progressive Artist Group. The motto of the group was based on the statement by Samuel Butler. He said that the dead art was like a halter round the artist's neck and felt that new art will deal with social content. अब यहाँ पर हम सोशल कंटेंट की बात करने लगे। उस समय चूंकि नेशनलिस्टिक, क्या वो सोशल नहीं था? वो भी था, लेकिन वो समय में आर्ट की मतलब समाज की रिक्वायरमेंट दूसरी थी। तो वो समय में आर्टिस्ट का जो माइंडसेट था, उसका जो साइकोलॉजिकल एक फोकस था वो डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर एक जब हमें आजादी मिल चुकी है और उसके बाद में जो हमारी जो जरूरतें हैं वो फर्क हो गई। हमारे सामने एक पूरा नया स्काई था जहाँ पर हम अपने आर्ट, अपने कल्चर, अपने फ्रीडम को फिर से लिख सकते थे। तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम प्रोग्रेसिव ही रखा था। तो इसका जो मोटो था वो ये था कि अगर हम आर्ट में रिवाइवल नहीं आता है, आर्ट में न्यू फॉर्म्स नहीं क्रिएट होते हैं, आर्ट में एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं, तो फिर वो खत्म हो जाती है और वो एक तरह से हाल्टर होती है आर्टिस्ट के नेक के लिए, जहां पर वो खत्म हो जाएगा, आर्टिस्ट ही खत्म हो जाएगा सफोकेट होकर के। As progressives were not satisfied with the ready-made conventions, their art was believed to be evolved through the struggle. और जो ऑब्वियस है, जो प्रोग्रेसिव से उनकी जो आर्ट थी उसको ये माना गया कि वो उनके संघर्षों से आई है। तो जो प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट थे उनके जो आर्ट वर्क्स हैं, इसीलिए वो जो इंडियन मॉडर्न आर्ट का डेवलपमेंट है उसमें इतने एमिनेंट हैं। और एक यही आर्ट ग्रुप नहीं था, बहुत सारे और भी आर्ट ग्रुप्स थे। बॉम्बे आर्ट का एक ग्रुप था, दिल्ली शिल्पी चक्र था, इसी तरह से और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जो काम कर रहे थे, जिसमें आर्टिस्ट ने रिवाइवल की बात की, जिसने एक्सपेरिमेंट की बात की, जिसमें उसने रिवॉल्यूशन की बात की। नाउ पैट्रोनेज ऑफ आर्ट वाज पास्ड आउट ऑफ कलकत्ता टू बॉम्बे, which was the new mercantile and financial capital of India. The city was hungry for images that reflected the idea of the modern, and this is where artists like Hussain achieved ready fame. यहाँ पर अब हम लोगों को समझ में आता है, दिखाई पड़ता है कि किस तरह से सोसाइटी के चेंज के साथ, फ्रीडम के मिलने के साथ ही, सोसाइटी के चेंज के साथ ही हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी बदलने लगी। और जो एक बौद्धिक वर्ग था, जो कलकत्ते का जो बौद्धिक वर्ग था, वहां से निकल करके कला जो थी अब ऐसी जगह पर आ गई जहां पर बिजनेस था। इट वाज न्यू मर्केंटाइल एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आर्ट, बॉम्बे। वहां पर जब कलाकृतियों का निर्माण किया जाने लगा तो वो सीधे वो ऐसे सोसाइटी के लिए था जो इमेज हंग्री थी।
जो नेशनलिस्टिक आइडियलेशन को तो फॉलो करना चाहती थी, लेकिन वो जो नयापन था उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका कहना था कि अगर हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसमें दवे जैसे आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत की। नाउ पैट्रोनेज ऑफ आर्ट ये कर लिया हम लोगों ने। रूडी वॉन लेडन वाज द टाइम्स ऑफ इंडिया आर्ट क्रिटिक इन बॉम्बे। इसी समय में रूडी वॉन लेडन जो थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट क्रिटिक थे। एक कॉलम होता था उस समय में भी जिसमें वो लिखा करते थे। एंड चार्ल्स फैब्रिक इज न्यू इन न्यू दिल्ली। और जो चार्ल्स फैब्रिक थे वो फैब्रिक नहीं है, ये फेब्री है, सॉरी, वो न्यू दिल्ली में थे। तो वॉन लेडन exposed European abstractions and encouraged the Bombay progressives in that direction. तो वॉन लेडन ने क्या कहा कि यूरोपियन एब्स्ट्रैक्शन जो है, अमूर्तन जो है वो सही है, जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है वो रूप के अलावा, फॉर्म के अलावा आर्ट को सोचना नहीं चाहता है। लेकिन उनका कहना था कि अरूपवादी कला हो सकती है जहां पर हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, जहां पर हमें विजुअल्स को एक्सप्रेस करना है, जहां पर हमें केवल विजुअल फील्ड्स क्रिएट करने हैं, वहां पर आर्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। और यहाँ से हमने जैसे अभी मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा यही से शुरुआत होती है एब्स्ट्रैक्शन की और फॉर्म्स के साथ में एक्सपेरिमेंटेशन की, जिसमें कृष्ण खन्ना, देव मेहता और वीएस गायतोंडे जो थे वो एब्स्ट्रैक्शन की शुरुआत या जो एक्सप्रेशन की शुरुआत है। एक आर्टिस्ट जो है वो एक्सप्रेशनिस्टिक है, दूसरा जो है वो फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और तीसरा आर्टिस्ट वीएस गायतोंडे ये एब्स्ट्रैक्शनिस्ट है। इसलिए हमने ये तीनों फॉर्म्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट थे इनको यहाँ पर इंक्लूड किया। तो दिस इज आर्ट वर्क ऑफ कृष्ण खन्ना, ठीक है। और इस आर्ट वर्क का नाम जानते हो? द लास्ट सपर। This is by T.M. Mehta. He is experimenting with forms and space. और ये है abstraction by गायतोंडे। In 1947, Mark the magazine for classical and contemporary art was introduced. 1947 में बॉम्बे में ही मैगजीन फॉर क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट मार्ग की शुरुआत होती है। एंड इन 1963 द ललित कला कंटेम्प्रेरी, द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, वाज इंट्रोड्यूस्ड। और इसके बाद तो अभी हमारे पास में बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बहुत सारी आर्ट बुक्स हैं जो लगातार इंडियन आर्ट के बारे में राइटिंग्स जिनमें हमें मिलती है। मुल्कराज आनंद, एडिटर ऑफ मार्क, सपोर्टेड पैग आइडियोलॉजी। जो पैग ग्रुप था उसकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उसके विचार थे, उसको उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया। कार्ल खंडेलवाला, स्पेशलिस्ट इन मिनिएचर, प्रोजेक्टेड अमृता शेरगिल एज मॉडर्न आर्टिस्ट। लेकिन कार्ल खंडेलवाला जो थे वो अमृता शेरगिल को इंडियन फोरमोस्ट इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट मानते थे। गीता कपूर रोट कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट इन 1978, और 1978 में गीता कपूर ने इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के ऊपर एक बुक लिखा जो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में एक अच्छी ट्रिटाइज है। तो जय, हमें कुछ नाम है यहाँ पर हमारे पास में: जय आपा स्वामी, रिचर्ड बार्थोलोम्यू, एस.ए. कृष्णन, के स्वामीनाथन, मुल्कराज आनंद, चार्ल्स लुइस फेब्री, निहार रंजन रे, डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति और केशव मलिक। ये मॉडर्न टाइम में आ गए। तो इस डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति तक ये कुछ आर्ट ऐसे लोग हैं जिनकी जो कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, सॉरी मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में जो राइटिंग्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल है। और जय आपा स्वामी, शी वाज आर्टिस्ट आल्सो, एस.ए. कृष्णन और जे स्वामीनाथन, दे वर आर्टिस्ट आल्सो। और बार्थोलोम्यू के जो इंडियन आर्ट का डेवलपमेंट, जो उनका एक आर्टिकल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब एक आर्टिकल है उनका, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट, मॉडर्न इंडियन आर्ट। ये एक पूरा मतलब जिसको कह सकते हैं कि पूरा उन्होंने एक अच्छे से
डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है। डिस्क्रिप्शन में तो हम एक केवल हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात नहीं की है, उन्होंने उस सारी चीज का एनालिसिस किया है, क्या थॉट था, क्या अंडरलाइंग अंडर करंट आइडियोलॉजीज थी जिनकी वजह से ये चेंजेस हमें मिल रहे थे, और किस तरह से आर्टिस्ट ने सोसाइटी को देखा और किस तरह से आर्टिस्ट ने उस अपने आसपास को और अपने अंदर का जो स्पेस था उसको अपने कैनवस पर जगह दी, और किस तरह से आर्ट के न्यू फॉर्म्स क्रिएट हुए। तो ये सारा चीज जो है, अगर आपके पास में कभी मतलब ये अवेलेबिलिटी होती है तो ये एक आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा। बाकी तो सारा चीज अच्छी है, मैं नहीं कह रही कि अच्छी कम अच्छी है, लेकिन बार्थोलोम्यू का वो आर्टिकल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। Then there are few more names: गीता कपूर, आर शिव कुमार, अनीता दुबे, BN गोस्वामी, नैन्सी एडजानिया, रंजीत होसकोटे, KV रामचंद्रन, निसीम एजिकिल, गायत्री सिन्हा, P सुरेंद्रन, रामचंद्र शुक्ला, प्रयाग शुक्ला, अरूप चंद्र, ये, और इसके बाद में विद्या दहेजा, जसलीन धामीजा और अशोक कुमार बहाल, सरयू दोषी, अभय सरदेसाई, कपिला वात्स्यायन, कविता सिंह, भारती शिवाजी, रतन पारिमू और प्रतापादित्य पाल, और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे जैसे हमारी मॉडर्न आर्ट ने ग्रो किया वैसे वैसे उसके बारे में राइटअप्स का भी ग्रोथ मिलता है। तो वी विल सी वन एग्जांपल आल्सो, थोड़ा सा वेट करेंगे। पहले हम लोग ये कुछ आर्टवर्क्स हैं इनको देख लेते हैं, उसके बाद में ये सारी बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आर्टवर्क्स है और ये एकदम डिफरेंट एरा के हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज 3 डायनेस्टीज बाय MF हुसैन, ये एकदम कहाँ ले जा रहा है हमें, और काउंटिंग ऑफ फ्लावर्स बाय अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह को हम लोग सभी जानते हैं और उनका जो बेसिक्स है। अब यहाँ पर जो आर्ट फॉर्म का और सॉरी जो फॉर्म्स है पेंटिंग में और जो स्पेस का जो वर्किंग है, इस आर्ट वर्क को देखोगे और इस आर्ट वर्क को देखोगे, इसका जो एक्सप्रेशन है और इसका जो एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कितना लंबा रास्ता चल करके यहाँ तक पहुंचे। और ये जोगेन चौधरी का आर्टवर्क कुछ इसके बीच का है, इन दोनों के बीच का, इसको सभी जानते हैं। आरा अंजलि एला मेनन का पेमेंट ड्वेलर्स, और ये अतुल टोडिया का गब्बर ऑन गैम्बोज। इसकी इमेजरी देखो, इसकी इमेजरी देखो और इसकी इमेजरी देखो। तो ये सारे अपने अपने समय के रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स हैं, अपने अपने समय को किस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न टाइम्स में, कंटेम्परेरी टाइम्स में आ जाते हैं। दिस इज कॉन्सर्ट इंस्टॉलेशन बाय कलट, रीना कलट। देख तो पा रहे हो क्या बना हुआ है यहाँ पर और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस इज सो कॉल्ड डेवलपमेंट बाय उमेश जाना। और फिर कुछ बात करते हैं आर्ट कलेक्टर्स की, जहाँ पर सूदबीज जैसे ऑक्शन हाउसेस हैं जो इंडियन आर्टवर्क्स को ऑक्शन कर रहे हैं और करोड़ों में बेच रहे हैं, मिलियंस में। वहां पर कुछ आर्ट कलेक्टर्स भी हैं जो आर्टवर्क्स को कलेक्ट करते हैं। तो मैं केवल कुछ ही नाम यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए। बाय क्रीजी शाह फ्रॉम बॉम्बे और अनिल राणे, सॉरी नेब्रास्का,
थे आपके लिए बैरोन से, और एक और मैंने शायद इसका वो नाम नहीं लिखा, सॉरी, समदेश दास गुलक, नॉट माई फॉल्ट। ये भी बॉम्बे से एक आर्टिस्ट है, सॉरी कलेक्टर है, उनके पास है। और this artwork was shown in Samir Kulover's This Is Not a Still Life. This was shown in India Art Festival. तो मैंने बस इतने ही आर्टवर्क यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, और बहुत ही कम स्लाइड्स हैं, बहुत कम पिक्चर्स हैं। हमने पूरा ये एक जो जर्नी था वो दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ चीज और देखेंगे। This is Mark. ठीक है, A Magazine of Arts, Volume 30, November 1, 1976. मेरे पास में ये ओल्डेस्ट वॉल्यूम है मार्क का। 1976 में ही हम पैदा भी हुए थे। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, दैट इंक्लूड द फेस ऑफ पर्शियन पेंटिंग, और इस तरह से इन ओल्ड टाइम्स ऐसे हमको ये मैगजीन मिलती है। और इस तरह से देखो, इसमें फुटनोट्स और बिब्लियोग्राफी भी है। This is all about Persian art. So this is Mark. This is another issue. तुम लोग देख पा रहे हो इसे?
फिर ये कुछ अभी का है, और ये बारे में है आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स के। दिस इज वॉल्यूम 65 नंबर 1 2013। इसके बीच के भी है मेरे पास, और ये वॉल्यूम 63 2011। तो वहां से चल के मार्क यहाँ तक इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है। और इसके कुछ नाम हम पढ़ के बता दे रहे हैं। जब हम कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो ये देखो, तो इसलिए ये आर्ट मैगजीन्स और इनको पढ़ना जरूरी होता है। और जो इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे द बुद्धा रिविजिटेड, रिचुअलाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग सेक्रेड प्लेसेस, दिस इज करेल आर वैन कूजी, ठीक है। इसी तरह से झांकी, रिचुअल विजुअलाइजेशन ऑफ हिंदू डेटीज इन हिमाचल प्रदेश बाय ब्रिगेड ल्यूशी। फिर शीला शिल्प देवता, इन्वोकिंग द डिवाइन इन साउथ इंडियन स्कल्पचर, पारुल पांड्या धर। तो वी हैव फ्यू नेम्स, है ना। इसी तरह से woven masterpieces of Sikh heritage, the stylistic development of the Kashmir shawls under Maharaja Ranjit Singh 1780 to 1839 by Frank Ames, Jani Trizvi। तो ये कुछ नाम है। इस तरह से हमें इंडियन आर्ट का राइटिंग, इंडियन आर्ट के बारे में राइटिंग या आर्ट एप्रिसिएशन हमें इस तरह से मिल रहा है। Treasures of Albert Hall Museum, Jaipur and Museums of Rajasthan, प्रमोद कुमार केजी। और जो एंशियंट बुक हमने ये पहले की दिखाई थी, इसके जो आर्टिस्ट है वो, सॉरी, इनके जो राइटर है उनका भी हम नाम बता दे रहे हैं। The emergence of style in 14th century Persian painting, ओगलू मेहमेद, आर्नोल्ड टी.डब्ल्यू. बैरेट, डगलस, बॉयल, ये नाम है यहाँ पे जिन्होंने इसमें अपने राइट अप्स दिए हुए हैं। इस तरह से तो इस तरह से हमें इंडियन आर्ट का सब्जेक्ट का कंटेंट, मतलब ये दोनों एक एरा का डिफरेंस रखते हैं दोनों मैगजीन्स, और इसको बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि आप लोग ये समझ पाओ कि किस तरह से जो सब्जेक्ट है, जो राइटअप्स हैं, उनका जो कंटेंट है उसमें डिफरेंस आया, किस तरह से जो लिखा गया है उन आर्टिकल्स के फॉर्मेट में डिफरेंस आया, और किस तरह से लिखने वाले लोगों में परिवर्तन आया। इंडियन आर्ट का जो क्रिटिसिज्म है वो अभी कैसे डिफरेंट हुआ, जो आर्ट क्यूरेशन है प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, कला के बारे में लिखना क्या है, किस तरह से लिखा जा रहा है। एक मिनट, ये मार्क थी, और एक और बुक है अभी, ये आर्ट इंडिया, और ये है वॉल्यूम 16 इशू 4, ठीक है। और ये कभी 2010 या 11 के आसपास की है। ये देखो, इस तरह से
गैलरी रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं हमें इन बुक्स में। ये देखो, ठीक है। और इस तरह से हमें आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है, और इसमें क्यूरेटर नोट्स भी होते हैं। He is Abhay Sardesai. He was editor at that time. और इसमें देखो किस तरह से क्यूरेटर नोट्स भी होते हैं, ये वाले पेज पर। तो ये इंडियन आर्ट का क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट है। दिस इज अनदर इश्यू। इमेजिंग द सिटी, वॉल्यूम 8, इश्यू 2। ये करीब 2007 के आसपास का है, और इसमें हमें इस तरह से देखो मिलते हैं, बल्कि और भी पहले का है। इसमें जो हमें मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है डिस्क्रिप्शन। और कुछ नाम जैसे आर्टिकल्स इसमें किसके हैं, एंड्रयू हैरिस का एक आर्टिकल है, यशोधरा डालमिया का है। यशोधरा डालमिया की एक बुक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस भी है। फिर शिलादित्य सरकार का एक आर्टिकल है, गीता डॉक्टर का है, नैन्सी एडजानिया का है, हिमांशु ब्रूटे का है, संध्या बोर्डवेकर का है, अभिजीत तमहाने का है, मेहर पस्तोंजी का है। तो वी हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ राइटिंग्स। ठीक है। और इसी का एक थोड़ा अभी लेटेस्ट इश्यू भी देखते हैं। मुझे लगता है ये मैं नहीं लाई हूँ, तो थोड़ा डेवलपमेंट इसमें मिल जाएगा। है ना, कुछ डिफरेंस देखा इसके ठीक पहले जो आर्ट इंडिया था और उसके 7-8 साल बाद का ये जो आर्ट इंडिया है, इसमें कुछ डिफरेंस देखा? तो अपने आप हमें ये डिफरेंस मिल रहा है। लाइक कंचनमाला घोष का ये फेस देखो, संगीता जिंदल का राइटर, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, कनिका आनंद का है, विश्वास कुलकर्णी का है, गीता डॉक्टर का है, संध्या बॉर्डवेकर का है, रत्नामोद सिंह जोहल का है, अभय सरदेसाई का एडिटोरियल है, अमेया बालिस्कर का है, लतिका गुप्ता का है, मीरा मिंजिस का है, और नैन्सी एब्जानिया का है, आकृति कोहली का है, सिद्धार्थवी शाह का है। आर्ट, और इसका जो नाम है वो इस तरह से है, वर्ड साउंड पावर एक्सप्लोर्स स्पीच लैंग्वेज एंड देयर एक्ट्स ऑफ एम्बॉडीमेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी, रिव्यूज लतिका गुप्ता। फिर द बॉडी ओपन्स अ डोर टू मेनी वर्ल्ड्स, फाइंड्स रत्नामोल सिंह जोहल एट द पाथ ब्रेकिंग रूप प्रतिरूप शो। तो इस तरह से रूप प्रतिरूप शो पेज नंबर 72 हम दिखा भी देते हैं कि किस तरह से आर्टिस्ट ने जो क्रिएट किया है उसको किस तरह से लिखा जाने लगा। Like towards a new pantheon,
एक मिनट में दिखा रही हूँ 72 पेज। मैम दिख नहीं रहा। अब दिखा? मैम हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एक मिनट। क्या अब दिख रहा है? अब देख पा रहे हो? मैम सही से मैम नहीं दिख पा रहा है। हाँ, वो दिखने का थोड़ा मुश्किल होता होगा, मैं समझ रही हूँ। जी मैम, अब दिख रहा है मैम, अब अच्छा दिख रहा है। अब दिख रहा है? जी मैम। वो लाइट पड़ती होगी तो पेज शाइन करता होगा। जी मैम। अब तो मैम अच्छा ये दिख रहा है। मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम ये बता पाए कि किस तरह से जो है राइटिंग्स में, एग्जीबिशंस में, आर्ट वर्क्स में, उनके प्रेजेंटेशंस में चेंजेस आते गए। तो क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, एक और है मेरे पास में, चौमासा। ये मध्य प्रदेश अकादमी की पत्रिका है। संपादक कपिल तिवारी। और कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आर्ट मैगजीन्स हैं, बहुत सारे इंडियावर्स हैं, मतलब कोशिशें हैं कला के बारे में लिखने की आज के समय में, और उस तक उस तक खुद पहुंच पाने की, ताकि जो कलाकार है उसने जो अपने विचारों को बताया है, जो एक होता है वर्बल लिखना, एक होता है कोई चीज क्रिएट कर देना, वो भी उसने लिखा ही है। उसको कैसे हम बता पाए, कैसे लोगों तक पहुंचा पाए कि वो हमारा जो आर्टवर्क है उसको समझ पाए। खुद आर्टिस्ट लिख रहा है देन इट्स ओके। ये जरूरत हो गया है, ये जरूरत है आज के समय की कि हम अपने आर्टवर्क्स को डिस्क्राइब कर पाए। इसके साथ साथ क्यूरेटर्स, उसके साथ साथ आर्ट क्रिटिक्स, उसके साथ और जो आर्ट एप्रिसिएशन का जो फॉर्मेट है अभी वो भी एकदम बदल गया है। विजुअल एनालिसिस के बजाय, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के बजाय, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के बजाय अब वो सिर्फ कलाकृति पर फोकस करता है। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा जो अभी का है, अभी अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था, अब अभी एक मिनट रुको, फिर दिखा दे रहे। कहाँ गया, ये रहा, कॉन्सर्ट है ना, गब्बर ऑन गैम्बोज, और नॉट माई फॉल्ट, नॉट स्टिल लाइफ। ये सारी चीजें स्टिल लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ का पार्ट है। और अर्पिता सिंह की ये पेंटिंग, काउंटिंग ऑफ फ्लावर्स। सी, यहाँ फ्लावर्स के ऊपर नंबर्स भी हैं।
क्या इसको डिस्क्राइब कर पाओगे? इसका इमोशनल, इसको विजुअली एनालिसिस अगर इसका करेंगे, इसका स्पेस का डिवीजन, इसके फॉर्म्स, इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम जाएंगे इसके लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे गुड और बैड वर्क को डिस्क्राइब करने में। हो सकते हैं क्या? तो अभी एक आर्टिस्ट का जो काम करने का जो तरीका है वो, और एक आर्ट क्रिटिक का जो काम करने का तरीका है वो ये है जो हमने तुमको दिखाया। दिस इज द डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे बहुत बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं। एक अर्पिता सिंह का ही है जिसमें सिजर्स हैं, नीचे एक लेडी है, चारों तरफ उसके सिजर्स हैं और धागे हैं, थ्रेड्स हैं। तो वो उनका जो सीरीज था उसमें उन्होंने बताया कि स्त्री सीती है, कभी अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं सी रही है, कभी अपना जो जीवन का उधड़ापन है उसे सी रही है, फटे हुए कपड़े नहीं सी रही होती है, वो बहुत सारी उन चीजों को सी रही होती है जिनके बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये मतलब जो आर्ट वर्क्स हैं उनके बारे में लिखा गया, लिखने की शुरुआत हुई इंडियन आर्ट में, और आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें किस तरह से आर्ट वर्क्स के बारे में लिखा जा रहा है और उसकी नीड क्या है, इसको मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। यस मैम। आप बोलो, मुझे समझ नहीं आया था क्या बोला था। सौरभ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैम, बस कहते हैं यस मैम, जो आप बोल रही थी तो उसी पे। ओके, अब मुझे लगा कुछ कहा क्या और मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है,